पढ़ा होगा पेलाइनोलॉजी। लास्ट ईयर आपने बिल्कुल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो अगर लास्ट ईयर आपने सेकेंड ईयर में एम्ब्रियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी, तो एम्ब्रियोलॉजी में आपने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर से ही संबंधित चीज को, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को हम लोग पेलाइनोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक यूनिट है आपके यहाँ थर्ड ईयर में पूरी, और इस पूरी यूनिट को में से एक क्वेश्चन लॉन्ग बिल्कुल पक्का है आपके यहाँ, वो आप आना ही आना है, पेलाइनोलॉजी वाला। ठीक है, तो पेलाइनोलॉजी वर्ड सबसे पहले हाइड एंड विलियम्स ने दिया था, और उन्होंने बताया कि पेलाइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म्स। यानी कि अगर हम पेलाइनोलॉजी की बात करते हैं, तो चाहे वो फॉसिल स्पोर हो और चाहे वो लिविंग स्पोर हो, दोनों की स्टडी को पेलाइनोलॉजी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले माइक्रोस्पोर के द्वारा पॉलन की स्टडी इंग्लिश बॉटनिस्ट ग्रीव ने 1640 में किया था। तो जिन्होंने पॉलन को सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया एंड कहा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए पॉलन की आवश्यकता होती है। अब आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर। अगर आपने सेकेंड ईयर में सही से पढ़ा था तो आपको पता होगा। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है और मियोसिस के बाद बनता है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो हम लोग जिस पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं वो यही माइक्रोस्पोर है। सॉरी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखिए, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यानी अगर कहीं पर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और स्पोरोजीनस सेल्स में मियोसिस के बाद मेनी हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जिनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कहीं पर वो टेट्राहेड्रल होते हैं, कहीं पर आइसोबाइलेटरल होते हैं। देखो, टेट्राहेड्रल बनाऊं मैं, ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक, ये टी शेप्ड है। तो इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर बनाने की कतई जरूरत नहीं है आपको। तो कई प्रकार से इनका अरेंजमेंट हो जाता है। ये टेट्राहेड्रल भी होते हैं, आइसोबाइलेटरल भी होते हैं, डेकुसेट भी होते हैं, टी शेप्ड भी होते हैं, और लीनियर भी होते हैं। यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और जिनका अरेंजमेंट 5 टाइप से होता है। या तो टेट्राहेड्रल होंगे, या आइसोबाइलेटरल होंगे, या डेक्यूसेट होंगे, टी शेप्ड होंगे, या लीनियर होंगे। लेकिन चारों प्रकार, पांचों प्रकार का अरेंजमेंट, किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट हो,
माइक्रोस्पोर 4 ही बनते हैं। अरिस्टोलोकिया इलिगेंस एक ऐसा प्लांट है जिसमें 5 प्रकार के टेट्राड पाए जाते हैं। 5 टाइप के टेट्राड पाए जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि मेनी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक, याद करना है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये यूनिट फोर्थ थर्ड चल रही है, फोर्थ चल रही है आपकी। अब देखिए एक खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मोनोकॉट में ट्राइकॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स होते हैं। नहीं, ऊपर से लिखा हुआ है। चलो इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। लेकिन अब ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है और अंडरलाइन करना है। कौन सी बात? ये बात, साइप्रेसी फैमिली में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक माइक्रोस्पोर बनता है। अगर कॉपी आपके सामने है नोट्स, तो उसमें अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आमतौर पर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। लेकिन साइप्रेसी फैमिली में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक माइक्रोस्पोर बनता है। बात आई समझ में? अनुष्का, क्या बात समझ में आई आपके? यस सर, आ गया समझ में। क्या समझ में आया आपके? बताओ भाई नवनीत। सर ये समझ में आया कि बाकी सारी फैमिलीज में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बाद डिप्लॉयड होता है और वो मदर सेल्स बन जाती है। साइप्रेसी फैमिली में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक ही माइक्रोस्पोर बनता है। नवनीत, क्या बात समझ में आई? सर आमतौर पर मियोसिस के बाद सभी प्लांट में 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन सेपेसी फैमिली के जो प्लांट है उनमें माइक्रो मियोसिस के बाद एक माइक्रोस्कोप मदर सेल से एक ही माइक्रोस्कोप बनता है। यानी प्रतिमा, क्या बात समझ में आई तुम्हारे? सर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जो मियोसिस कराते हैं तो आमतौर पर माइक्रोस्पोर में 4 प्राप्त होते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स। बट साइप्रेसी फैमिली में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के बाद सिर्फ एक माइक्रोस्पोर ही प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। एकता, बात समझ में आ गई? यस सर। सेजल, से हाँ, क्या बात समझ में आई आपके? सर नॉर्मली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन जो सर साइप्रेसी फैमिली है उसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस जब कराते हैं तो एक ही माइक्रोस्पोर बनता है। इसको तुम्हें हाईलाइट करना है, सबको ध्यान रखना। देखो, मैं जो बता रहा हूं उसको सुन लो एक बार। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है और इसमें हुई मियोसिस, तो कितने माइक्रोस्पोर बने? 4। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक माइक्रोस्पोर बना साइप्रेसी में। देवांशी, तुम्हें सुनाई दे रहा है? यस सर। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो देवांशी। अगर हमें 100 माइक्रोस्पोर बनाने हैं
कितने माइक्रोस्पोर बनाने? 100। तो मियोसिस कितनी बार करानी होगी? सर 100। बताओ भाई प्रतिमा मिश्रा। एक माइक्रो, साइप्रेसी नहीं साइप्रेसी अभी हम नहीं पूछ रहे हैं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। तब सर आई एक थिंक माइक्रो, 25। गौरव बताओ। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस करानी पड़ेगी? सर तीन तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बचता है ना लास्ट में। ये कहाँ लिखा? अभी हमने ये तो कहीं बोला ही नहीं, हमने बोला कहीं है? बोल रहे नहीं सर, एक, आपने बताया था। हाँ हमने यार क्या बताया था? हम जो बता रहे हैं वो बताओ हमें। बताओ भाई एकता राजानी। सर 25। 25 टाइम कराना पड़ेगा। जब 1 से 4 बनते हैं तो 25 से 100 बनेंगे। अब इसी में ये भी बता दो कि अगर साइप्रेसी फैमिली में हमने 100 अगर बनाने हैं हमें माइक्रोस्पोर, तो कितनी बार मियोसिस करानी पड़ेगी? टाइम। बताओ। सर 100 टाइम। सर 100 100 बार बार करानी करवानी पड़ेगी। पड़ेगी क्योंकि एक बार में एक ही बनता है। हाँ 100 बार करानी पड़ेगी। सर 100। बात आई समझ में गौरव? जी सर समझ गया। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि एक माइक्रोस्पोर में अगर 100 माइक्रोस्पोर बनाने हैं तो 25 बार मियोसिस करानी पड़ेगी। लेकिन साइप्रेसी फैमिली में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक माइक्रोस्पोर बनता है। ये आईएएस का सवाल है, 3 बार तो हमारे सामने आया था। इसको नोट कर लो, साइप्रेसी के ऊपर लिख लो आईएएस। जब ये क्वेश्चन हमारे सामने कंपटीशन में आया था तो मैंने सोचा यार ये 1 से 4 बनते हैं, 100 के लिए 25 होते हैं, इसमें खास बात क्या है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? तो एक बार तो हम 25 लगाए, लेकिन अगली बार जब हमने स्टडी की तो हमें पता लगा कि ये साइप्रेसी फैमिली, सिर्फ साइप्रेसी फैमिली में एक ऐसा होता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक माइक्रोस्पोर बनता है। तो वहां पर 100 होंगे, 50 बनाने हैं तो 50 डिवीजन होंगे। ये कहां हमने बोला कि 3 डिजनरेट हो जाते हैं? गौरव बताओ। गौरव भैया ये तुम कहां से लाए निकाल के? सर भूल गया था, याद नहीं रहा। बेटा वो मेगा स्पोर होता है। हाँ सर, वो उल्टा हो गया है। ये हाँ फीमेल का होता है मेगा स्पोर। हाँ जी खैर जी सर, जी ये- सर। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है साइप्रेसी वाला, आप सभी को हाईलाइट करना है बहुत ही अच्छे से, ध्यान रखना। ठीक है, ये साइप्रेसी फैमिली वाला तुम लोगों को हाईलाइट करना है ताकि अलग से नजर आए। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं एक माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन्स को। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये माइक्रोस्पोर है। अब ये माइक्रोस्पोर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना अच्छा बना सकते हैं आप बना लीजिए। जितना बढ़िया बना सकते हैं उतना बढ़िया बनाइए। ये प्रैक्टिकल में भी आपको बनाना है, ये थ्योरी में भी आपको बनाना है, ये बार बार आपको बनाना है। और अगर आप इस डायग्राम को कायदे से बनाते हैं तो आप देखिएगा इसमें बाहर की तरफ एक लाइन होती है। ठीक है, देखिए माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर की सेल वॉल में एक्साइन और इंटाइन नामक 2 लेयर्स होती हैं। तो बाहर जो है वो एक्साइन है और अंदर जो है वो इंटाइन है।
ये है ये वाली लेयर जो है ये एक्साइन है, और ये जो अंदर वाली लेयर है ये इंटाइन है। एक्साइन में ये सारी लेयर आ गई, ये इतनी, ये सब एक्साइन है, और अंदर की लेयर इंटाइन है। अगर डायग्राम आपके सामने है तो आप अपने में नोट कर लेना, चाहे तो इंटरनेट से निकालना कोई माइक्रोस्पोर का डायग्राम, या लास्ट ईयर हमने बनवाया होगा तुम्हारे पास, जहां से भी आप बना सकते हैं वहां से बनाइए। तो एक बाहर की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एक्साइन, और एक अंदर की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इंटाइन। तो माइक्रोस्पोर की सेल वॉल में एक्साइन एंड इंटाइन नामक दो लेयर्स होती हैं। एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन होता है, ध्यान रखना, एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ही ये होता है। एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन होता है, अतः पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं, लंबे समय तक इनको संरक्षित किया जा सकता है। जैसे अचार बना के हम लोग लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, वैसे ही एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन होता है, अतः पॉलन ग्रेन्स लंबे समय तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं। स्पोरोपोलेनिन, आगे आप चलिए। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट, अत्यधिक प्रतिरोधी, हाईली रेजिस्टेंट होता, यानी इन पर किसी का असर नहीं होता, न एक्स रेस का, न बीटा रेस का, न गामा रेस का, न केमिकल्स का, न धूप का, न लाइट का, न टेम्परेचर का, न कोल्ड का, किसी का असर नहीं होता है। एक्साइन में दो लेयर्स, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन होती हैं, और एक्ट एक्साइन में टेक्टम बैकुलम फुट लेयर होती है, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये बात आप लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम इसमें बनना बहुत जरूरी है, ये डायग्राम जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन है इसमें दो लेयर्स होती हैं, और एक बाहर की लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, और अंदर की लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। और एक्साइन में होता है पॉलन ग्रेन, ये बात ध्यान रखना, एक्साइन में होता है पॉलन ग्रेन, स्पोरोपोलेनिन। तो एक्साइन के इस स्पोरोपोलेनिन के कारण ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक। अब आप इसमें देखिए, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इस पॉलन ग्रेन में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे। ये न्यूक्लियस नोट कर लेना, ना लिखा हो तो बना लेना, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल भी बोल देते हैं इसे, और दूसरा जेनरेटिव, जेनरेटिव सेल, आप सेल ही लिख दो, न्यूक्लियस होते हैं लेकिन सेल के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि जब अगर ये वॉल बन जाती है तो ये दो सेल हो गई, देखो, एक ऊपर वाली हो गई वेजिटेटिव सेल, एक नीचे वाली हो गई जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, ये दो टाइप की सेल होती हैं, ठीक। यानी कि अगर आप गौर से देखो तो इस समय जो पॉलन ग्रेन है वो किस स्टेज में है,
टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज में है, दो सेल है इसके अंदर, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, जब दो सेल इसमें होती हैं तब ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन आमतौर पर एंजियोस्पर्म में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, उसमें इस टू सेल्ड स्टेज पर ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है, यानी इसकी शेडिंग टू सेल्ड स्टेज में होती है। तो इसको लिख लेना आप। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, पहले तो दोनों न्यूक्लियस के नाम लिख लेना आप, और फिर लिखना कि पॉलन ग्रेन्स आर शेड। पॉलन ग्रेन्स, ये बात लिख लेना, अगर कॉपी और पेन हो आपके पास। pollen grains are shed, SHED, at two celled stage in 60% एंजियोस्पर्म्स। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से जब बाहर निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेडिंग। ठीक, ये शेडिंग, ये SHED। तो pollen grains are shed at two celled stage in 60% of angiosperms। 60% एंजियोस्पर्म में pollen grains की शेडिंग जो होती है, आप जानते हैं कि pollen grains उड़ते हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, तो ये जो जाते हैं इसी को शेडिंग कहते हैं। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलेंगे और दूसरे स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तो इसको शेडिंग कहते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म में जो शेडिंग होती है वो टू सेल्ड स्टेज पर होती है, और बचे हुए एंजियोस्पर्म में जो शेडिंग होती है वो थ्री सेल्ड स्टेज पर होती है। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग टू सेल्ड स्टेज पर होती है, और बाकी बचे हुए जो एंजियोस्पर्म है उनमें पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग थ्री सेल्ड स्टेज पर होती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? बताओ भाई प्रतिमा। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या बात समझ में आई तुम्हारे अभी तक? मैं एक एक बात पूछता हूँ, तुम लोग एक, पॉलन ग्रेन्स में कितनी लेयर होती है? 2। सबसे बाहर, एग्जाइन, सबसे अंदर, एंटाइन सर। एंटाइन। एग्जाइन में कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ये अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं? सर स्पोरोपोलेन। हाँ, ये याद रखना सब लोग। अच्छा, ये पॉलन ग्रेन, जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन हमारा होता है, ये आम तौर पर कितने सेल्ड स्टेज पे बाहर निकलता है? टू सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज। और बाकी बची हुई एंजियोस्पर्म में कितनी सेल्ड स्टेज में निकलता है?
3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज। 3 सेल, ठीक। और जो दो सेल इसके अंदर होती हैं, हम 2 सेल बना देते हैं। देखो ये बन गई 2 सेल, ठीक है। तो जो ऊपर वाली सेल है उसका नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव और जो लिख लेना, इसको जनरेटिव। ध्यान से लिख लिया होगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लिया। जी सर। यस सर। हाँ, तो वेजिटेटिव सेल है और नीचे वाली जनरेटिव सेल है, जनरेटिव। ठीक, जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल से ही जनरेशन बनती है, यानी मेल गैमीट इसी वाली सेल से बनेंगे, जनरेटिव वाली सेल से। ये है जनरेटिव सेल। और इससे ही बनेंगे, अगर हम, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। और जनरेटिव सेल से ही बनेंगे 2 मेल गैमीट, याद रखना। जनरेटिव सेल से ही बनेंगे 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। अब आप जरा सोचें, अगर दोनों मेल गैमीट यहीं पर बन जाएं, यानी कि यहां पर एक मेल गैमीट ये बन गया और दूसरा मेल गैमीट ये बन गया, तो अब गौर से देखो तो सेल कितनी हो गई? एक वेजिटेटिव सेल हो गई, 2 मेल गैमीट हो गए, 3 सेल हो गई। तो ये 3 सेल स्टेज पे। ऑडियो बंद कर लो अपना सब लोग, ऑडियो माइक ऑफ करो, सब लोग माइक ऑफ कर लो, ठीक है। चलो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि पॉलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज पर शेडिंग होती है और कुछ एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज पर शेडिंग होती है। अब यहाँ पर 2-1 बातें और इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन सबके हाथ में होगा तो वो आप जरूर लिख लो। मैं एक सवाल पूछता हूं, एकता राजानी, तुम बताओ मुझे, पॉलन ग्रेन कितने समय तक वायबल रहते हैं? वायबल, वायबल समझ लो, VIABLE। वायबल का मतलब होता है जीवित रहना। कितने समय तक ये जीवित रहते हैं? 4 ऑप्शन देते हैं तुम्हें। 30 मिनट, 6 महीने, या 6 साल? बताओ, 30 मिनट, 6 महीने, या कई सालों तक? कब तक हम इनको स्टोर कर सकते हैं? बताओ भाई, कौन बताएगा? वायबल मतलब जीवित रहना। कितने समय तक इनको संरक्षित किया जा सकता है, इनको वायबल रखा जा सकता है? सर कई साल तक। चलो, कॉपी पेन है तुम्हारे हाथ में? यस सर है। तो देखो, राइस, वीट, इनमें पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। नोट कर लो, माइक ऑफ कर लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लो। माइक ऑफ कर लो और जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लो। राइस एंड वीट में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट, कितने? 30 मिनट तक ही वायबल रह पाते हैं, यानी 30 मिनट के अंदर इनकी वायबिलिटी
समाप्त हो जाती है। कौन से 2 प्लांट्स में? राइस एंड वीट। ठीक है, तो राइस और वीट में तो ये 30 मिनट तक रहते हैं। 3 फैमिलीज ऐसी हैं। एक फैमिली है रोजेसी, एक फैमिली है फैबेसी, और एक फैमिली है सोलेनेसी। इन 3 फैमिलीज में ये कई महीने तक वायबल रहते हैं। नोट कर लिया? यस सर। कौन कौन सी फैमिली है प्रतिमा? रोजेसी, फैबेसी एंड सोलेनेसी। सोलेनेसी कौन सी फैमिली कहलाती है? वेजिस की। किसकी? वेजिटेबल। फैबेसी? फैबेसी कौन दाल। बताएगा? किस? दालों की। और रोजेसी? रोजेसी फैमिली किसकी कहलाती है? बताओ भाई, एकता राजानी। नवनीत, रोजेसी में कौन से प्लांट्स आते हैं? रोज। रोज, रोजा इंडिका, गुलाब, गुलाब, बादाम। ठीक, तो ये सब, सेब, एप्पल, आड़ू, ये सब रोजेसी में आते हैं। तो इन 3 फैमिलीज में पॉलन ग्रेन्स को लंबे समय तक वायबल रखा जाता है, रखा जा सकता है, बल्कि रहते ही है। ठीक, लेकिन इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर हम पॉलन ग्रेन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो जरूर जरूर ध्यान से, ये नोट्स में है नहीं। अगर पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो कई सालों तक पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो इनको कई सालों तक स्टोर किया जा सकता है। और पॉलन बैंक बनाने के लिए, सीड बैंक बनाने के लिए क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो इनको लंबे समय तक स्टोर रखते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक स्टोर रखने के कारण इसको कहा जाता है, देखो एक नाम है, नोट कर लेना, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, नोट कर लो सब लोग, क्रायो प्रिजर्वेशन। जब कभी -196 डिग्री सेल्सियस की बात आए या बहुत लो टेम्परेचर की बात आए, तब आपको लिखना है कि लिक्विड नाइट्रोजन में अगर इनको स्टोर किया जाता है तो इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ रही सबके? नोट कर लिया ये पॉइंट? आरती अमृत सिंह, यस सर। अनुष्का, यस सर, नोट कर लिया। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सब? अनुष्का,
यस सर, आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। ठीक। गौरव, नवनीत, जी सर, कर लिया। समझ में आ रहा है सब? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर। ठीक। तो पॉलन ग्रेन की जब हम लोग बात करते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को, तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। इनकी सेल वॉल में एक्साइन और इंटाइन नामक दो लेयर्स होती हैं। एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन होता है, अतः पॉलन ग्रेन्स लंबे समय तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं। और स्पोरोपोलिनिन हाईली रेजिस्टेंट होता है। एक्साइन में दो लेयर्स होती हैं, एक एक्टेक्साइन एंड एक्साइन, एक एक्टेक्साइन और एंड एक्साइन। एक्टेक्साइन में टेक्टम बेकुलम फुट लेयर होती है, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है। चलिए, अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इकलौता पॉइंट आपके नोट्स की खूबसूरती सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर हमने आपको एक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हो शायद, जिसका कि नाम था एपीजी क्लासिफिकेशन। क्या इसके बारे में हमने आपको बताया था? एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। देखो है क्या, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्लांट्स डाइकॉट्स होते हैं और मोनोकॉट्स होते हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या चीज हो गई है, आपको क्या समझना है। एपीजी क्लासिफिकेशन के आने के बाद डाइकॉट्स में यू लगा दिया गया है, यानी कुछ प्लांट्स तो होंगे यू डाइकॉट्स, कुछ प्लांट्स होंगे मोनोकॉट्स, और कुछ प्लांट्स होंगे बेसल एंजियोस्पर्म्स। बेसल एंजियोस्पर्म। दरअसल है क्या कि बॉटनी में और जूलॉजी में, बल्कि बॉटनी में ज्यादातर, जो यू शब्द है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, और नहीं ध्यान दिया है तो थर्ड ईयर है तो अब ध्यान दीजिए। ये देखें, आप लोगों ने यू लगा करके एक शब्द पढ़ा होगा, यू कैरियोटिक सेल। यू कैरियोटिक सेल का मतलब हुआ जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वास्तविक न्यूक्लियस होता है। तो वास्तविक न्यूक्लियस जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक ऐसे ही एक शब्द और बनाया है, यू बैक्टीरिया। अब केवल बैक्टीरिया शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, अब इस्तेमाल होता है यू बैक्टीरिया, यानी वास्तविक बैक्टीरिया। ऐसे ही यू लगा करके शब्द बना क्या है, यू डाइकॉट। यानी अब आज के बाद आपको डाइकॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बोलना है यू डाइकॉट, ट्रू डाइकॉट, सच्चे डाइकॉट, वो डाइकॉट जो वास्तव में डाइकॉट है। अब आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है कि डाइकॉट सच्चे और झूठे कौन से होते हैं। अगर सच्चा डाइकॉट हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, और झूठा डाइकॉट हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे। तो देखो, झूठा डाइकॉट तो कुछ नहीं होता है, यू डाइकॉट है और मोनोकॉट है,
और जो यू डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में फिट नहीं होता है वो बेसल एंजियोस्पर्म है, यानी पुराना एंजियोस्पर्म है। ठीक है, अब देखिए, आपको मालूम होगा, अगर आपने सेकेंड ईयर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन्स एग्जाइन टूट जाती है और एंटाइन बाहर आकर पॉलन ट्यूब बनाती है। ये बन गई पॉलन ट्यूब। याद है ये गौरव? जी सर। याद है सबको? सेजल याद है? यस सर। क्या याद है? एग्जाइन टूट जाती है और एंटाइन बाहर आकर पॉलन ट्यूब बनाती है। ये बात सबको याद है? एकता राजानी याद है ये? ठीक है, अब देखो, एग्जाइन के टूटने के लिए यहां पर तीन जगह, तीन, एक, दो और तीन, अगर आप गौर से देखें तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में तीन जगह पर एपर्चर है, तीन जगह पर छिद्र है। ठीक, इनको लैटिन में कहते हैं कॉलपाई, और हम लोग हिंदी में कहते हैं पोर, और एक जगह कई बार इस्तेमाल कर देते हैं एपर्चर। तो एपर्चर या पोर या कॉलपाई, तीनों का मतलब एक ही है। क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग लैटिन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसे कॉलपाई कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहा है सामने, वो पॉलन ग्रेन कैसा है? अगर हम उसमें कितने कॉलपाई हैं प्रतिमा, कितने पोर हैं? 3। तीन। तो अगर तीन पोर हैं तो ये पॉलन ग्रेन कहलाएगा ट्राइकॉलपेट। क्या कहलाएगा? ट्राइकॉलपेट। और ट्राइकॉलपेट पॉलन ग्रेन्स जब भी होते हैं तो किन प्लांट्स में होंगे? उन प्लांट्स को हम कहेंगे यू डाइकॉट। यू डाइकॉट, इसका मतलब यू डाइकॉट का एक नाम और हो गया ट्राइकॉलपेट। जिसमें पॉलन ग्रेन में तीन एपर्चर हैं वो सब ट्राइकॉलपेट, और वो प्लांट्स यू डाइकॉट। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि कंपोजिटिव फैमिली किस में आती है तो आप कहेंगे यू डाइकॉट में आती है। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है तो यू डाइकॉट का दूसरा नाम बताओ, तो आप कहेंगे यू डाइकॉट का दूसरा नाम ट्राइकॉलपेट। तो वो ये पूछ सकता है कि यू डाइकॉट को ट्राइकॉलपेट क्यों कहते हैं, या ट्राइकॉलपेट और यू डाइकॉट का एक करेक्टर बताओ। तो आप कहोगे जिन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स में एग्जाइन में तीन एपर्चर, तीन कॉलपाई, तीन पोर्स पाए जाते हैं उनको हम ट्राइकॉलपेट या यू डाइकॉट कहते हैं। जिन प्लांट्स के एग्जाइन में तीन एपर्चर पाए जाते हैं उनको हम ट्राइकॉलपेट या यू डाइकॉट कहते हैं। नवनीत, बात समझ में आ गई? यस सर। क्या समझ में आया? जिन
पोलर ग्रेन एपर्चर होते हैं उन्हें हम ट्राइकॉलपेट या फिर यू डाइकॉट कहते हैं। प्रतिमा, जिन प्लांट्स के एक्साइन में 3 अपर्चर होते हैं वो ट्राइकॉलपेट कहलाते हैं। जिन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स की एक्साइन में, फिर से बोलो पूरी बात। जिन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन की एक्साइन में 3 अपर्चर पाए जाते हैं वो ट्राइकॉलपेट कहलाते हैं। ट्राइकॉलपेट या यू डाइकॉट? अनुष्का, अनुष्का यस सर। बताओ। सर, जिन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन की एक्साइन में 3 अपर्चर या 3 पोर्स होते हैं उन्हें ट्राइकॉलपेट या यू डाइकॉट कहते हैं। ठीक। सेजल, यस सर। सर, जिन प्लांट्स के पोलन ग्रेन के एक्साइन में 3 अपर्चर्स होते हैं सर, उनको ट्राइकॉर्पेट और यूडाइकॉट कहते हैं। देवांशी, सर, जिन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन के एक्साइन में 3 अपर्चर्स होते हैं उनको हम ट्राइकॉलपेट या फिर यू डाइकॉट कहेंगे। ये बात अंग्रेजी में नहीं बोल सकती तुम? बिल्कुल सर। बोलो। In the pollen grain, the exine layer have the 3 apertures are known as tricolpate या eudicot. चलो ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ट्राइकॉलपेट या यू डाइकॉट जब हम बोल रहे हैं तो क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यू डाइकॉट और डाइकॉट में क्या अंतर है? बताओ भाई। नवनीत, एकता राजानी बताओ। अगर यू डाइकॉट और डाइकॉट की हम बात करें तो यू डाइकॉट और डाइकॉट में क्या अंतर हुआ? बताओ भाई, एकता राजानी। बताओ भाई देवांशी। यू डाइकॉट और डाइकॉट में क्या अंतर हुआ? सर, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रतिमा, यू डाइकॉट और डाइकॉट में क्या अंतर हुआ? देखें कौन सर, बताता है। नवनीत, हाँ बोलो बोलो। प्रतिमा बोलो। कोई भी बताए, जो बताना चाहे बताए। नवनीत, चलो हम बताएं फिर आपको। देखिए, डाइकॉट ये अब कोई शब्द नहीं है। डाइकॉट कोई शब्द ही नहीं है अब शब्द है यू डाइकॉट या ट्राइकॉलपेट। यू डाइकॉट या ट्राइकॉलपेट। अब डाइकॉट और यू डाइकॉट के कंफ्यूजन को हटाने के लिए शब्द इस्तेमाल होने लगा है ट्राइकॉलपेट। बात आ गई समझ में गौरव बाबू? जी सर। क्या समझ में आई? सर अब डाइकॉट का यूज नहीं करेंगे, अब ट्राइकॉलपेट का यूज करेंगे।
या फिर यू डाइकॉट बोलो। यू अब यू डाइकॉट। डाइकॉट अगर आप यू डाइकॉट बोलेंगे तो फिर डाइकॉट और यू डाइकॉट का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप भूल हाँ। जाओ यू डाइकॉट और डाइकॉट। यू डाइकॉट भले ही आप याद रखो, डाइकॉट तो भूल ही जाओ आप। डाइकॉट कोई शब्द ही नहीं है अब। डाइकॉट। अब केवल ट्राई कॉलपेट बचा, या यू डाइकॉट बोल दो आप। बात आ गई समझ में प्रतिमा मिश्रा? जी सर। चलिए अब देखिए, एक शब्द तो हमने सीख लिया, वो तो हो गया ट्राई कॉलपेट। ट्राई कॉलपेट का मतलब 3 एपर्चर। एक चीज हम और सीख लें, अगर एक अपर्चर हो तो हम इसको कहेंगे मोनोकॉट। अगर 3 एपर्चर हैं तो ट्राई कॉलपेट, और एक अपर्चर है तो मोनोकॉट। ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 एपर्चर हैं तो ट्राई कॉलपेट, एक अपर्चर है तो मोनोकॉट। तो आज के बाद, आज यानी 6 अक्टूबर 2021 के बाद कोई पूछे आपसे कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलना कि प्लांट्स होते हैं 3 टाइप के। नंबर 1 ट्राइकॉलपेट, नंबर 1 ट्राइकॉलपेट। नंबर 1 ट्राइकॉलपेट, नंबर 2 मोनोकॉट, और नंबर तीन वो हुए जो ना ट्राइकॉलपेट में आते हैं ना मोनोकॉट में आते हैं। जो ना ट्राइकॉलपेट में आते हैं और ना मोनोकॉट में आते हैं, वो क्या हुए? वो हुए बेसल एंजियोस्पर्म्स। याद रहेगा, पहला ट्राइकॉलपेट 3 एपर्चर, दूसरा मोनोकॉट 1 एपर्चर, और तीसरा बेसल एंजियोस्पर्म्स जो इन दोनों से अलग होंगे। बस प्लांट की 3 ही कैटेगरी इस समय बची हैं दुनिया में। दुनिया में प्लांट की 3 कैटेगरी बची। पहला ट्राइकॉलपेट 3 एपर्चर, दूसरा मोनोकॉट 1 एपर्चर, और तीसरा जो इन दोनों में नहीं फिट हो रहा है, बेसल एंजियोस्पर्म्स। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है? बताओ भाई, सभी लोग बताओ एक साथ, सबकी समझ में आ गई? जी सर। यस सर। कोई ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आई? सबकी समझ में आ गई। अब मुझे एक बात और बताओ, प्रतिमा मिश्रा तुम बताओ खास तौर से, क्या तुम्हें लगता है कि यही बात अगर हम तुम्हें वहां कोचिंग में आ करके और ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाते तो ज्यादा समझ में आती, और यहाँ पर कम समझ में आ रही है? ऐसा है? नहीं, नहीं सर, यहाँ अभी अच्छा समझ में आ रहा है। बताओ भाई सेजल। यस सर। तो यहाँ पे अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और सब सर सही चल रहा है। बताओ भाई एकता रजानी। यस सर, समझ में आ रहा है। भाई हमको लगता है कि आप घर पे बैठे हुए हैं, नोट्स आपके सामने हैं, समझा मैं आपको रहा हूँ सब इत्मीनान से, आपके हाथ में कागज पेन है, आप चीजें नोट कर रहे हैं, बल्कि और आपका ज्यादा ध्यान इस पे लगा हुआ है। कई बार वहां पर हम पढ़ा रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है, ये भी हो जाता है। सुबह सुबह जाड़े में सेजल बेचारी चली आ रही है साउथ सिटी से, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखो यही बात लिखी हुई है, यही बात हमने लिख रखी है। देखो पॉलन ग्रेन्स में, इसको आप
ये यही साइड में कोने में मत लिखना भैया, ये तो बाद में लिखाई थी उन्होंने, तो कोने में लिख लिया था, ये सब कोने में लिख लिया था, लेकिन अब इसको कोने में मत लिखना, इसको बीच में लिखो, सेंटर में, या इसके नीचे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना के नीचे लिखना कहीं अलग पेन से अंडरलाइन करते हुए बेहतरीन। क्या लिखोगे? पॉलन ग्रेन्स में एपर्चर या पोर्स होते हैं जिनसे पॉलन ट्यूब बाहर आती है, और इस कारण पॉलन ग्रेन को ह्यूमिडिटी में अपना वॉल्यूम चेंज करने में मदद मिलती है। एपर्चर या तो राउंडेड होते हैं या फरो लाइक होते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं कॉलपेट, और फरो की संख्या बदलती रहती है। अब ये बात आप इसके नीचे अपने आप लिख लेना। क्या लिखेंगे आप लिखें कि ट्राई कॉलपेट में एपर्चर 3 होते हैं, ट्राई कॉलपेट या यू डाइकॉट में 3 एपर्चर होते हैं, मोनोकॉट में 1 फरो होती है, और इसके अतिरिक्त जो भी प्लांट्स होते हैं उनको बेसल एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो अब आप क्या याद रखेंगे? अब आप याद रखेंगे ट्राई कॉलपेट या यू डाइकॉट, ये हो गया नंबर 1, ठीक। नंबर 2 मोनोकॉट, ठीक, और नंबर 3 हो गया बेसल एंजियोस्पर्म। तो आप लिखेंगे कि ट्राइकॉलपेट या यू डाइकॉट में 3 एपर्चर होते हैं, मोनोकॉट में 1 फरो होती है या 1 अपर्चर होता है, और बेसल एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो इन दोनों ट्राइकॉलपेट एंड मोनोकॉट के अंतर्गत नहीं आते। बस इतनी बात आपको लिख करके और आज की पढ़ाई को यहीं पर समाप्त कर देना है, ठीक है। क्लियर? याद रहेगी सारी बातें। देखो, जब कोई बात बहुत अच्छे से समझाने वाली होती है तो उसमें, अभी कल हम लोग जब वो पढ़ रहे थे, क्या नाम, इकोनॉमिक बॉटनी टाइप की चीज पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को पेलाइनोलॉजी ये बहुत जल्दी ऑयल प्लांट्स और स्पाइसेस हो रहा था। आज हम लोगों ने सिर्फ 2 पन्ने पढ़े हैं, और देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को पढ़े, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के कारण आपको ये लग रहा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा ज्यादा है और पढ़ा केवल 1 पन्ना,